मेरा नाम धवन है। आज मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की जली हुई लाश रखी हुई थी, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसे मैंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। आज वो बेसुध बेआवाज़ लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। उसका शरीर लगभग 90% जल चुका था। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जब तक मैं उसके ससुराल पहुंचा था, तब वो अपनी सांसें बंद कर चुकी थी। मैं आखिरी समय में उससे बात भी नहीं कर सका। मैं और मेरी पत्नी बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी बहन रूपाली, जिसे बचपन से ही मैंने पाला था, जब मेरी उम्र 9 साल थी और मेरी बहन 3 साल की थी, तब हमारे माता पिता हमें छोड़कर चले गए थे। लोग कहते थे कि इस बच्ची का क्या होगा, लेकिन मैंने सबसे यही कहा था कि मैं हूं ना इसके लिए, मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रखूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। कम उम्र से मैंने मेहनत मजदूरी करनी शुरू कर दी थी, ताकि अपनी बहन के लिए पैसे कमा सकूं, उसका पेट भर सकूं। मगर ऊपर वाले ने मुझे हमेशा गरीब रखा। मैं जितनी मेहनत करता उतने ही पैसे कमाता था। कभी इतने पैसे नहीं जोड़ सका कि ज़रूरत पूरी होने के बाद भी पैसे बच सके। वक्त गुजरता गया। मैंने अपनी बहन को गरीब हालत की वजह से पढ़ाया लिखाया भी नहीं। वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। मैं उसका ख्याल रखता था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। जब वो छोटी थी तो उसे अपने हाथों से नहलाया करता था। फिर जब वो बड़ी हुई तो उसने छोटी ही उम्र में घर के काम काज करने शुरू कर दिए थे। मुझे बाहर की दुनिया से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं अपनी बहन रूपाली को ज़्यादातर घर में ही ताला लगाकर छोड़कर जाया करता था। और जिस दिन मेरी छुट्टी होती, उस दिन वो मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वैसे वैसे ही उसकी सुंदरता में निखार आ रहा था। मैंने देखा था कि मेरी बहन बहुत सुंदर है, और आजकल गलत लड़कियों के साथ गलत सलूक करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। इसलिए मैं अपनी बहन को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखना चाहता था। मैंने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन शायद मेरे सारे ही सपने साकार न हो सके। जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसके लिए पहला रिश्ता आया। रिश्ते के बारे में सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मेरी बहन बहुत सीधी थी, शरीफ थी, ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। उसे घर में ही रहना पसंद था, घर के काम करना पसंद था। इसलिए मुझे डर लग रहा था कि उसकी शादी हो जाएगी तो मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, क्योंकि मैं अक्सर काम से घर वापस आने के बाद घर में ही रहता था। हम दोनों भाई बहन आपस में बातें करते रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। मैंने पहले अपनी बहन की शादी नहीं की। मैं चाहता था कि हमारे घर में कोई ऐसा हो जो मेरी बहन को खूब प्यार दे सके, उसे समझा सके कि ससुराल में कैसे रहना होता है। जो काम मैं उसे नहीं सिखा सका, वो काम उसे कोई दूसरा समझदार इंसान सिखा दे। मोहल्ले की ही एक गरीब आदमी की बेटी के साथ मेरी शादी हो गई। कुछ मोहल्लेदारों ने मिलकर हमारी शादी करवा दी थी। मेरी पत्नी का नाम जीविका था। जीविका बहुत अच्छी औरत थी। उसने मेरी पत्नी होने के साथ साथ मेरे घर को भी अच्छे से संभाल लिया था। मेरी बहन का भी हमेशा ख्याल रखा था। उसे बहन नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह समझा था। वो उसे हर बात अच्छे से बताया करती थी। मैंने दिल में सुकून की सांस ली कि चलो अच्छा है। मैं जो हमेशा यही चाहता था कि पहले मेरी बहन को कोई ट्रेन करने वाला इंसान मिल जाए, ताकि वो अपनी ससुराल में जाकर परेशान न हो सके। जो काम मेरी बहन से नहीं आते थे, वो काम मेरी पत्नी ने उसे सिखा दिए थे। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मेरी पत्नी का भी यही कहना था कि अच्छा हुआ आपने कम उम्र में रूपाली की शादी नहीं की। वो बहुत सीधी है, कुछ नहीं जानती। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं दी। भले ही मैं गरीब इंसान हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी उसे पेट भरकर मैंने हमेशा दी है। मेरी पत्नी कहने लगी कि जी, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उसी दौरान मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। वो माँ बनने वाली थी, और अब मेरी बहन के लिए काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे। मुझे भी यही बेहतर लगा कि अब उसकी उम्र 23 साल हो गई है, मुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक दिन मेरी बहन के लिए एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आया। हालांकि मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मैंने जांच पड़ताल निकाली तो पता चला कि लड़का शहर में नौकरी करता है, उसकी अच्छी कमाई है। मैं उसका घर भी देखने के लिए गया था। घर भी अच्छा था, बड़ा था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी पत्नी ने उससे उसकी मर्जी भी पूछी थी, लेकिन वो बहुत शरीफ थी। उसने यही कहा कि जैसा मेरे भैया चाहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। मैं किसी को पसंद नहीं करती और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उससे मैंने अपनी बहन की शादी कर दी। उसकी शादी को लगभग 6 महीने गुजरे थे। वो हर महीने हमारे घर आया करती थी।
उसे देखकर लगता था कि वो बहुत खुश है। मैंने कई बार अपनी पत्नी से भी पूछा था कि तुम उससे बातों बातों में पूछा करो कि तुम अपनी ससुराल में खुश हो ना। मेरी पत्नी कहती थी कि मैंने कई बार उससे पूछा है, मगर वो यही कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ। और फिर उसे देखकर भी ऐसा ही लगता था। जब वो हमारे घर आया करती थी तो अच्छे कपड़े पहने हुए होती थी। उसकी सेहत भी पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। एक दिन मैंने अचानक अपनी बहन को फ़ोन किया, सोचा कि हालचाल पूछ लेता हूँ। मगर जैसे ही उसने फ़ोन रिसीव किया, मुझे ऐसा लगा जैसे वो रो रही है। मैंने उससे कई बार पूछा भी था कि तुम्हारी आवाज़ इतनी घबराई हुई क्यों हो रही है। उसने यही कहा कि मैं अभी अभी सोकर ही उठी हूँ, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है भैया। ये आपकी गलतफहमी है कि आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा रहे हो कि मेरी आवाज़ रोती हुई निकल रही है। मेरे दिल को सुकून मिल गया था कि चलो अच्छा है, मेरी बहन को कोई परेशानी नहीं है। और वैसे भी उसे कोई परेशानी होती तो वो मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि हमेशा उसने अपनी हर परेशानी, उदासी और खुशी मेरे साथ बांटी थी। मगर अब उसने हमारे घर आना बहुत कम कर दिया था। मेरी पत्नी एक दो बार उसके ससुराल गई भी थी उससे मिलने के लिए। वो काफ़ी देर तक उसके घर पर उसकी सास से बैठी बातें करती रही, मगर उसकी सास बार बार यही कहती रही कि बहू अपने कमरे में सो रही है। उसके कुछ दिन के बाद जब वो फिर से रूपाली से मिलने के लिए गई, तब भी उसके ससुराल वालों ने कोई ना कोई बहाना बना दिया और उसे मिलने नहीं दिया। और अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते एक दिन अचानक रूपाली का फ़ोन मेरे पास आया। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ घबरा रही थी। मुझे लगा कि जैसे कोई गड़बड़ है। मैं उस दिन काम पर था। बिल्डिंग में मसाला बनाने वाली मशीन काफ़ी शोर कर रही थी, जिसकी वजह से मैं फ़ोन पर उसकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। जैसे ही मैं काम से फ्री हुआ, मैंने घर अपनी पत्नी को फ़ोन किया और उससे कहा कि रूपाली से फ़ोन पर बात करो या उसके घर चली जाओ। वो मुझसे फ़ोन पर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। और अब मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही। मेरी पत्नी मेरी 10 महीने की बेटी को गोद में लेकर फ़ौरन रूपाली के घर के लिए रवाना हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो वहाँ का एक अजीब ही नज़ारा था। मेरी पत्नी घबरा गई। उसने जब आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि रूपाली की मौत हो गई है। ये सुनकर मेरी पत्नी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आया और उसने घबराहट में मुझे फ़ोन पर जब ये बात बताई तो मैं भी अपना काम छोड़कर रूपाली के घर के लिए रवाना हो गया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसके ससुराल में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। इधर उधर लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग रो रहे थे तो कुछ हैरान थे। मैं भी ये सब देखकर दंग रह गया कि अचानक मेरी बहन की मौत कैसे हो गई। वो तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन पिछले कई दिनों से वो हमारे घर पर नहीं आई थी और ना ही उससे मेरी ठीक से बात हो सकती थी। अब अचानक उसे ऐसा भी क्या हो गया था। मैंने जब उसकी जली हुई लाश अपनी आंखों के सामने देखी तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं ख़त्म हो चुका हूँ। मेरी बहन जो कभी मेरे लिए सब कुछ हुआ करती थी, आज मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। आग से झुलस जाने के बाद रूपाली को अस्पताल ले जाया गया था। जब वो अस्पताल गई तो डॉक्टर्स का कहना था कि ये पुलिस केस है। अस्पताल में ही पुलिस आ गई थी। मेरी बहन अस्पताल पहुंचने के लगभग 5 मिनट तक जिंदा रही थी। उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था, उसके ससुराल वालों ने हमें बताना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन जब मैं उसकी मौत से आधा घंटे पहले किए गए फ़ोन से हैरान हुआ, तब मुझे पता चला कि शायद वो परेशान होगी या अपनी मौत के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रही होगी। मगर शोर की आवाज़ से मुझे फ़ोन पर उसकी कोई भी बात समझ नहीं आई थी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को वहाँ पर भेज दिया था, वरना उसके ससुराल वाले खामोशी से उसका अंतिम संस्कार कर देते और मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। मैं उस समय किसी से क्या सवाल जवाब करता। मुझे तो खुद मेरी बहन के दुख ने तोड़ कर रख दिया था। मैं और मेरी पत्नी गुमसुम बैठे हुए थे। लोग हमें तसल्ली दे रहे थे। पुलिस वालों ने उसके ससुराल वालों के कहने पर उसके शव को थोड़ी देर के लिए घर तो भेज दिया था, लेकिन पुलिस ने आकर कहा कि अंतिम संस्कार बाद में होगा, पहले बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। और फिर पुलिस मेरी बहन के शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए ले गई। मेरी बहन के ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका था, क्योंकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेते ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। मुझे जो कभी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि मेरी बहन की जान एक हादसे में नहीं गई, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर उसने खुदकुशी की भी तो क्यों की। उसे ऐसी भी क्या परेशानी थी जिस वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई।
ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं बहुत परेशान था, मगर पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही थी। दूसरी तरफ मेरी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी और पुलिस वालों ने उसका शव भी दे दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साबित हुई थी कि मेरी बहन माँ बनने वाली थी, जो 2 महीने से गर्भवती थी। उसके ससुराल वालों के चेहरे पर दुखों के साथ साथ हवाइयाँ भी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना कोई बहुत बड़ा जुर्म छुपा रहे हैं। रूपाली का अंतिम संस्कार होते ही पुलिस वालों ने उसके पति समेत सास ससुर को हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने जब मोहल्ले वालों से जांच पड़ताल की तो मोहल्ले वालों ने अपनी गवाही में बताया कि रूपाली बहुत अच्छी लड़की थी। उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। उसका पति दिन रात उस पर हाथ उठाया करता था और कहता था कि जाकर अपने मायके वालों से पैसे लेकर आओ। वो अपने मायके वालों से मिलने के लिए तो ज़रूर जाती थी, लेकिन कभी पैसे लेकर नहीं आई थी। उसकी सास दिन रात उसे ताना दिया करती थी कि तुम्हारे भाई ने आखिर तुम्हें दिया ही क्या है। वो बहुत परेशान थी, इसलिए उसने परेशानी में आकर खुदकुशी कर ली। ये बात मोहल्ले वालों को पता थी, लेकिन मैं उसका भाई होते हुए भी ये बात नहीं जानता था। जब पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने पुलिस को यही बताया कि मेरी बहन कुछ दिनों से न मेरे घर आ रही थी, न मुझसे बात कर रही थी और न ही उसके ससुराल वाले हमें उससे मिलने दे रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। हमें तो यही लगा कि सब मामूली सी बात है। मुझे खुशी इस बात की थी कि उसके आरोपियों को सज़ा मिल गई थी, मगर अफसोस इस बात का था कि वो इतनी परेशान थी, फिर भी उसने कभी अपने भाई से अपनी परेशानी शेयर नहीं की। शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि उसका भाई कितना गरीब है, इसलिए उसने कभी कोशिश नहीं की कि वो अपने भाई से मदद मांग सके, उसे अपने ससुराल वालों की हरकतों के बारे में बता सके। मैं उस दिन बहुत रोया था। मेरे हालात ठीक होते तो मेरी बहन ज़रूर मुझे इस बारे में बताती। बेचारी अकेले ही सब कुछ सहती रही और साथ ही अपने बच्चे को भी ले गई। फिर वक्त गुजरता रहा और मेरी बहन की याद हमेशा मेरे दिल में रही। कई साल इसी तरह से गुजर गए। अब मेरी बेटी भी जवान हो गई थी। वो दिन थोड़ा अजीब था। धूप छनकर बरामदे में आ रही थी। मैं अपनी पत्नी के पास बैठा धीमी आवाज़ में उससे बातें कर रहा था। वो बेटी की बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ बहुत परेशान हो रही थी। ये परेशानी सबसे ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि अभी भी हमारे हालात वैसे के वैसे ही थे। ज़माना आगे बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी और मेरी पत्नी को फिक्र हो रही थी कि बेटी की शादी कैसे होगी। अभी भी वो इसी तरह की बातें कर रही थी कि आने वाले समय में हम अपनी बेटी को विदा कैसे करेंगे। मैंने उसे भरोसा दिलाया और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन बेटी की शादी धूमधाम से होगी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। मेरी पत्नी कहने लगी, लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा। वो इसीलिए भी सबसे ज़्यादा परेशान थी क्योंकि पिछले हफ्ते बेटी के लिए एक रिश्ता आया था और वो लोग उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए बहुत ज़िद कर रहे थे। हमारा अभी शादी का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन बेटी को एक न एक दिन विदा तो करना ही था। मेरी पत्नी कहने लगी कि कैसे सब कुछ होगा, आप कैसे बंदोबस्त करोगे पैसों का। मैंने कहा कि मैंने अपने एक दोस्त से बात की हुई है। मेरी पत्नी अचानक चौंक कर कहने लगी कि आपके पास सिर्फ एक यही बात है। मैं जब भी आपसे कोई परेशानी की बात करती हूँ, आप मुझे यही कहकर तसल्ली दे देते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बुरे समय में आपका कोई दोस्त हमारा साथ देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कभी बुरा समय आने ही नहीं दूंगा। वो कहने लगी कि आप हमेशा यही जाहिर करते हो कि आप सब संभाल रहे हो, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी हमारी बेटी का रिश्ता पक्का थोड़ी ना हो गया। लड़के वाले अभी 2-3 दिन बाद बात करने के लिए आएंगे, तब रिश्ता फाइनल होगा और तुम तो अभी से ही फिक्र करने के लिए बैठ गई हो। वो कहने लगी कि मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है। लड़का पढ़ा लिखा है, समझदार है, घर बार अच्छा है, कारोबार अच्छा है। मैं तो सोचती हूँ कि हमें यही रिश्ता पक्का कर देना चाहिए, और अगर रिश्ता पक्का हो गया तो दहलीज पर बारात आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और हमारे पास मेहमानों को खिलाने के लिए ना तो खाना पानी होगा और ना ही उसे देने के लिए दान दहेज होगा। क्या हम अपनी बेटी को खाली हाथ विदा करेंगे? मेरी पत्नी ने सवाल करते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैं खामोश हो गया, नज़र झुकाकर बैठ गया। वो आगे बोली, ना तो आपने दहेज का सामान इकट्ठा किया है, ना इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई बंदोबस्त है। मैंने कहा कि जब शादी होगी तब समय पर सब कुछ आ जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगी
कि आप ऐसी ही बातें करते हो। बेटी को देने के लिए हमारे पास एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है। आप क्या चाह रहे हो कि सारी ज़िंदगी मेरी बेटी ने जैसे यहाँ पर हर चीज़ के लिए तरस कर गुजार दी, वैसे ही वो सिसक सिसक कर विदा हो जाए? जानते हो ना, ससुराल वाले जान पर आ जाते हैं तो लड़की की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। अगले हफ्ते वो लड़के वाले फिर से हमारे घर बातचीत करने के लिए आ गए और कहने लगे कि बस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है। मेरी पत्नी ने हाँ कर दी थी और फिर उनके जाने के बाद वो फिर से यही बातें लेकर बैठ गई थी कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर बेटी को दान दहेज नहीं दिया तो ससुराल में उसकी क्या इज्जत रहेगी। मैंने कहा जीविका, तुम हर बार एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। उसने कहा एक ही बात नहीं, मुझे लगता है कि आप अपनी बहन की हालत भूल गए हो। आपने उसकी हालत नहीं देखी थी, आपकी बहन की मौत किस तरह से हुई थी। पत्नी की बात सुनकर अचानक मेरा दिल ढल गया था। उसकी बातें मेरे दिल पर जाकर लगी थी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं उसे कैसे समझाता कि मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। बेटी की शादी की फिक्र मुझे भी थी और जैसे ही उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मैंने तब से ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहा था, मगर मेरी कोशिश नाकामयाब रही। मैं उसके पास से उठ गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। बिना कोई जवाब दिए मैं घर से बाहर निकलता चला गया। एक तरफ मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि लड़की की ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं होती, खासकर एक गरीब पिता की बेटी की। वो माता पिता के घर में भी सारी ज़िंदगी गरीबी देखती है और फिर पति के घर जाकर भी उसे सुकून मिलने के बजाय लोगों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मेरी बहन रूपाली, जिसे मैंने हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा था, उसे भी मैंने खाली हाथ विदा किया था, क्योंकि मेरी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं थी और फिर उसके ससुराल वालों ने उसे ताने दिए होंगे, तभी तो मेरी बहन की हद बर्दाश्त कर चुकी होगी। उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली थी। उसकी मौत का लम्हा जब जब मुझे याद आता, मेरा शरीर कांप उठता है। मेरी बहन के साथ जो हुआ था सो हुआ था, लेकिन अब मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के साथ नहीं होने दे सकता था, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं अपनी बहन से किया करता था, उतनी ही मोहब्बत मैंने अपनी बेटी से भी की थी। यही बात तो मेरी पत्नी को डरा रही थी कि अगर मेरी बेटी ने भी जज्बात में बहकर कोई गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे। मैं एक मामूली मसाला मिल में था, मजदूरी किया करता था, वज़न ढोया करता था और इसी काम में मेरे घर का गुजारा होता था। मैंने लोन लेने के बारे में भी सोचा था, क्योंकि बेटी का रिश्ता तो तय हो चुका था और मुझे अब कुछ भी करके उसकी शादी की फ़िक्र हो रही थी। मेरी अपने कुछ दोस्तों से भी बात हुई थी, लेकिन सबकी तरफ से एक ही जवाब मिला था कि इस महंगाई के दौर में हम भी बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। हालांकि वो सब अच्छी नौकरी करते थे। मैं समझ गया था कि कोई किसी का अपना नहीं होता। सबकी बातों ने मुझे मायूस कर दिया था। मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि लड़के वाले आज घर आकर शादी की तारीख पक्की कर गए थे। शादी 2 महीने बाद की है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। 2 महीने बाद शादी है और इतने कम दिनों में मैं कैसे बंदोबस्त करूँगा। हालात ऐसे थे कि हम सिर्फ 2 समय की रोटी खा सकते थे। एक दो बार मेरे दिल में ये भी ख्याल आया था कि हो सकता है मेरी बेटी के ससुराल वाले लालची ना हों, मगर मेरा ये शक भी दूर हो गया था और मुझे पक्का यकीन हो गया था कि बेटे के माता पिता जब घर से अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही ख्याल नहीं होता कि उन्हें अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए जो उनके घर को जोड़ कर रख सके, उनके बेटे के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सके, बल्कि उनके दिमाग में तो ये होता है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, हर काम में परफेक्ट होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी हुई होनी चाहिए, अमीर पिता की बेटी होनी चाहिए, दान दहेज भी ढेर सारा लेकर आए और बेटी के साथ साथ उनके बेटे को भी ढेर सारा माल मिले। मैंने सोचा था कि मैं अपनी बेटी को शादी के बाद परेशान होने के लिए नहीं छोड़ूंगा। शायद हर बेटे के माता पिता की सोच ऐसी ही होती है, इसलिए मेरा ये सोचना बेकार था कि वो लोग लालची नहीं होंगे। मैंने सोचा कि एक बार मैं उनसे बात कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि शादी के लिए थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ा ले, लेकिन ऐसे करते करते मैं कब तक उन लोगों से समय मांगता रहूँगा, क्योंकि ना तो मेरे पास आज कुछ है ना कल कुछ होगा। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग चकराने लगा था। न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। दिल किया कि खुद को ही बेच दूं ताकि बेटी की शादी खुशहाल तरीके से हो जाए, मगर ये भी सिर्फ ख्याल ही ठहरा था। काफ़ी देर तक मैं घर से बाहर अकेला बैठा रहा था। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। मैं जानता था कि ये गलत है। अगर इस बारे में मेरी पत्नी और मेरी बेटी को पता चल गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका दिल बहुत दुखेगा
और वो कभी भी मुझे ये काम करने की इजाज़त नहीं देंगी, यहाँ तक कि मुझे कोई माफ़ भी नहीं करेगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये सोच सिर्फ मेरे दिमाग में आई थी और एक तरह से मेरे लिए ये काम करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अपनी ही आंखों के सामने शायद अपनी बेटी को भी मरते हुए देखता। जिस समय मैंने रूपाली की चिता को आग लगाई थी, उस समय को भी मैं नहीं भूल पाया। मैं जानता था कि इस फैसले के बाद मैं कभी भी ठीक तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊंगा, मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मगर अब मैंने फ़ैसला कर लिया था और मैं इस फैसले पर कायम रहना चाहता था। मेरे कदम अस्पताल की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने अब अपने कदम पीछे नहीं करे। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, आंखों में नमी थी और सिर्फ एक ही डर था कि घर पर किसी को पता ना चल जाए। लेकिन मैं धीरे धीरे दिमाग में सारे प्लान बना चुका था कि मुझे ये काम करके ही रहना है। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मैं अस्पताल पहुंच गया था। रिसेप्शन पर जाते ही फ़ौरन मैंने डॉक्टर नितिन के बारे में पूछा था, मगर आज वो छुट्टी पर थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं आज ही सारे फैसले तय कर लेना चाहता था, लेकिन शायद आज मेरी किस्मत को ये सब कुछ मंजूर नहीं था। मैंने काम पर जाने के बजाय घर का रास्ता ले लिया था। मैं कुछ समय अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता था, उनके साथ बातें करना चाहता था, क्योंकि मैंने जो फैसला कर लिया था उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे जल्द से जल्द इस काम को अंजाम देना था। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था और लगभग 1 महीने तक तो मुझे बिल्कुल भी अपनी पत्नी और बेटी के सामने नहीं आना था। मैंने सोच लिया था कि मैं 1 महीने तक किसी से नहीं मिल सकूंगा। रास्ता पूरा करके जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ी अपने होने वाले दामाद की गाड़ी को देखकर मैं परेशान हो गया था। पता नहीं ये गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी थी। मेरे दिमाग में आया कि शायद मेरी बेटी के ससुराल वाले यहाँ आए होंगे, मगर क्यों? अब तो शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। अब उन्हें ऐसी क्या बात करनी थी? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहने को तो उन्होंने खुद ही मेरी बेटी को पसंद किया था। मैं तो अभी रिश्ता करना भी नहीं चाहता था, मगर वो लोग बहुत ज़िद कर रहे थे और ये रिश्ता ज़्यादातर उनकी मर्ज़ी की तरफ से ही हो रहा था। एक बार पहले भी मेरी पत्नी मुझसे इस बात पर जिक्र कर चुकी थी कि हमारी बेटी की होने वाली सास ने दबे दबे शब्दों में कुछ डिमांड्स की हैं। कहने को तो ये लोग अमीर थे, मगर फिर भी शर्तें रख रहे थे। फिलहाल मैंने ऊपर वाले को याद किया और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। मेरी सोच बिल्कुल ठीक निकली थी। मेरा होने वाला दामाद और उसके माता पिता हमारे घर में आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। मेरी पत्नी ने उनके लिए चाय नाश्ता लगाया हुआ था। वो उनको चाय पेश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सर पर दुपट्टा ओढ़कर सर झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने उन लोगों को जैसे ही तेज़ आवाज़ में नमस्कार किया तो मेरा होने वाला दामाद फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उसने मेरा आशीर्वाद लिया। मैंने खुशी खुशी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। मैंने उसके पिता से भी हाथ मिलाया और फिर माँ के भी हालचाल पूछे। फिर अपनी बेटी के बराबर में बैठ गया था। मेरी बेटी की होने वाली सास मुझे देखते हुए कहने लगी कि अच्छा हुआ भाई साहब, आप आ गए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा कि मेरा इंतज़ार? इससे पहले उनके साथ सारे मामलात मेरी पत्नी ही तय कर चुकी थी। अब उन्हें मुझसे क्या बात करनी थी? उन्होंने कहा कि जी भाई साहब, आपसे ही बात करनी है। हमें तो यहाँ बैठे हुए 1 घंटा हो गया। भाभी जी बता रही थी कि आप देर रात तक ही आओगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम आपका थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं। दरअसल हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उनको देखते हुए कहा कि बहन जी बताइए, क्या बात करनी है? आपकी कोई बात भला हम कैसे टाल सकते हैं? मेरी बेटी के होने वाले ससुर ने कहा कि ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। उसकी सास भी धीमे से मुस्कुराई और मुझे देखते हुए कहने लगी कि दरअसल भाई साहब बात यह है कि हमें जैसी बहू चाहिए थी, हमें बिल्कुल वैसी ही लड़की मिल गई। हमारी बहू तो लाखों में एक है और यकीनन हमारे बेटे के लिए ससुराल भी लाखों में एक ही होगा। मैंने उनकी बात का मतलब कुछ समझा नहीं था। मैंने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि जी। फिर से उन्होंने मेरी बेटी की तारीफ़ करनी शुरू कर दी। हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी और संस्कारी है। ऐसी बहू हमारे पूरे ख़ानदान में किसी की नहीं है। मैं तो ऊपर वाले की बहुत बहुत उपकारी हूँ जिसे ऐसी बहू मिले। बस जल्दी से मेरी बहू दुल्हन बनकर मेरे घर आ जाए, फिर मैं इसे ढेर सारा प्यार करूँगी। पता नहीं क्यों उनकी इतनी लंबी चौड़ी तारीफ़ें मेरे दिल में कुछ उलझन सी पैदा कर रही थी। धीरे धीरे मैं उनकी बातों को समझने की कोशिश भी कर रहा था और अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वही होने वाला है या फिर कोई और बात है। दरअसल मेरे दिमाग में ये सोच विचार चल रहे थे कि ज़रूर ये लोग कोई ना कोई शर्त लेकर ही यहाँ आए होंगे।
वो औरत हिचकिचाते हुए कहने लगी कि भाई साहब, हमें ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे कुछ छुपाना भी नहीं चाहते। बाद में कोई बहसबाजी हो, इसलिए हम आपसे पहले ही बात करने के लिए आ गए। दरअसल हमारे परिवार के कुछ रिवाज हैं। भाभी जी को तो हमने पहले ही बता दिया था। मैंने सर को हिलाते हुए कहा कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने पहले मेरी पत्नी को क्या बताया था। मेरी इनसे पहले ज़्यादा बात नहीं हुई थी, सिर्फ मेलजोल हुआ था। वो आगे कहने लगी कि भाई साहब, हमारा बेटा भी आपका ही बेटा है। हमने तो अपना बेटा आपको दे दिया। अब आप इसको जो भी अपनी खुशी से देना चाहें दे सकते हैं। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा। मैं समझ गया था कि अब मामला दामाद से जुड़ा हुआ था। यकीनन दामाद भी वही चाहता है जो उसके माता पिता चाहते हैं। वो आगे कहने लगी कि हमने वैसे तो आपके सामने कोई बड़ी शर्त नहीं रखी थी, लेकिन ये एक मामूली सी शर्त है। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है और उसने अपनी मेहनत की कमाई से अपना कारोबार खड़ा किया, लेकिन हमने फिर भी आपकी बेटी को पसंद किया। अब आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपना दिल बड़ा करें। हमारी शर्त तो आपको पूरी करनी ही होगी। ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है, और अगर आपने हमारी शर्त पूरी नहीं की तो हमारी बहुत बदनामी होगी। फिर शायद हम इस रिश्ते को करने में थोड़ा सोच विचार भी कर सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मैंने फ़ौरन उनकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि आपको जो बात करनी है आप खुलकर कीजिए। मैं आपकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको खुद को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है और न हम आपको रोक सकते हैं। आप हमारी बेटी की होने वाली सास हैं। आपकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने धीरे से और प्यार से कहा था। मैं जानता था कि एक बेटी के माता पिता को किस तरह से लोगों के आगे झुकना पड़ता है, अपने शब्दों को नरम करना पड़ता है। वो औरत धीमे से मुस्कुराई थी। मुझे देखते हुए कहने लगी कि दरअसल भाई साहब, हमारी शर्त यह है कि आप अपने दामाद को लगभग 6-7 तोले की एक सोने की चेन दीजिए और 2 हाथों में पहनने के लिए कम से कम 2 अंगूठियां तो होनी ही चाहिए, वो भी लगभग 5-5 तोले की होंगी। देखिए, हमारी डिमांड इतनी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की बहू इससे भी कई गुना ज़्यादा सोना अपने मायके से लेकर आई हैं, मगर हमने तो फिर भी आपके यहाँ रिश्ता किया, आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। फिर हम आपसे इतनी बड़ी डिमांड नहीं कर रहे। बस दान दहेज से अलग और अपनी बेटी के जेवर से अलग आप हमारे बेटे को भी कुछ दीजिएगा, वरना रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। इतना कहकर वो तो खामोश हो गई थी। उनका पति बोल पड़ा और कहने लगा कि देखो भाई साहब, ये हमारी आपस की बात है और हम जानते हैं कि आप हमारी बात को समझेंगे। हम जानते हैं कि आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि लोग बातें बनाएंगे कि इतना अच्छा पढ़ा लिखा, अमीर और कमाने वाला बेटा ससुराल से भी कुछ नहीं मिला तो लोग कहेंगे कि इस लड़के को तो बहुत सारी लड़कियां मिल सकती थी, फिर इन लोगों ने गरीबों में अपने बेटे की शादी क्यों की। वैसे तो आप अपनी बेटी को जेवर चढ़ा रहे हो, लेकिन दामाद को भी समझना पड़ेगा। आखिरकार वो आपकी ही बेटी का पति है और आपकी बेटी भी तो इकलौती ही है। आपको तो चाहिए कि अपना तन मन धन सब कुछ इस पर लुटा दें। उनकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था। मेरी पत्नी की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। कुछ लम्हे के बाद मैंने उन लोगों की तरफ देखा था और धीमी आवाज़ में कहा था कि मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन सोने की अंगूठी और चेन मेरी हैसियत के खिलाफ है। मेरी पत्नी जब इस घर में आई थी तो उसके पास एक सोने का सेट था। हमने उस पर ही पॉलिश करवा लिया और सोचा कि बेटी को वही दे देंगे, मगर आप लोग तो बहुत ऊंची ऊंची डिमांड कर रहे हो। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इससे पहले ही मेरी पत्नी बोली थी कि क्या हो गया है आपको, बेटी के ससुराल वालों से इस तरह बात करते हैं क्या। मैं खामोश हो गया था। मुझे पता था कि दामाद को मना नहीं किया जाता, खासकर उसके घर वालों के सामने, लेकिन मैं करता तो क्या करता। चारों तरफ से मैं परेशानी से घिरा हुआ था। न अभी तक मेरे पास दहेज का कोई बंदोबस्त हुआ था और ना ही बारात के खाने पीने का। मैरिज हॉल की भी बुकिंग करनी थी, क्योंकि शादी की तारीख पक्की हो गई थी और मेरे पास अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं था। उनकी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए थे, इसलिए मैं बिना सोचे समझे बोल गया था। फिर मैंने अपनी बहन के बारे में सोचा और दिमाग लगाया कि अगर मैंने अभी इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं की तो शायद शादी के बाद मेरी बेटी का भी वही हाल होगा जो एक समय पहले मेरी बहन का हुआ था। मैंने उससे कहा कि भाभी जी, हम ज़रूर कोशिश करेंगे और जैसा भी होगा हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। आप चाय लीजिए। मैंने उनको चाय पकड़ाते हुए कहा था। चाय मेरी बेटी ने बनाई है, बहुत अच्छी है। जबकि वो चेहरा झुकाकर बैठी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटी को इशारा करने की देर है और वो फ़ौरन अंदर भाग जाएगी। कुछ समय के बाद ही मैंने उसकी मुश्किल को आसान कर दिया था और उसको देखते हुए धीमे से कहा कि बेटी, तुम अंदर चली जाओ,
मैं सब संभाल लूँगा। मेरा कहना था कि वो फ़ौरन उठकर अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर के बाद उसके ससुराल वाले भी जा चुके थे और उनके जाते ही मेरी बेटी भड़क उठी थी। मुझे देखते ही कहने लगी कि देख लिया आप लोगों ने, और मम्मी आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये रिश्ता हमारी हैसियत के मुताबिक नहीं है। मैं तो पहले ही इस रिश्ते से डर रही थी। ये औरत शादी के आखिरी दिन तक शर्तों पर शर्तें रखती जाएगी और आप लोग पूरी करते जाएंगे क्या? मैंने अपनी बेटी से खामोश होने के लिए कहा था। वो रो रही थी। मेरी पत्नी उसे कमरे के अंदर लेकर चली गई। मेरा दिमाग भी घूम गया था कि अब क्या होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटी का दहेज भी इकट्ठा करना था और उसके ससुराल वाले जो शर्त देकर गए थे उसे भी पूरी करनी थी। मेरी पत्नी बाहर आई और कहने लगी कि आपने इन लोगों को क्यों नहीं बताया कि हम बेटी को ज़्यादा महंगा दहेज नहीं दे रहे। मैंने कहा कि खामोश हो जाओ, मैं अपनी बेटी को दहेज भी दूंगा, उसके पति के लिए सोने की चेन और अंगूठियाँ भी बनवाऊंगा और अपनी बेटी के लिए भी जेवर बनवाऊंगा और उसकी शादी खूब धूमधाम से करूंगा। ऐसी शादी करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मेरी पत्नी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कैसा बंदोबस्त? मैंने कहा कि मैं कतर जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी नौकरी लग गई है। काफ़ी समय पहले मैंने अपने एक दोस्त से इस बारे में बात की थी। अब उसका फ़ोन आ गया और उसने कहा कि तुम जल्द से जल्द काम पर आ जाओ। मैं इसीलिए घर से गया था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं। 1 महीने के लिए वहाँ जा रहा हूँ और शादी से 1 हफ्ते पहले मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तभी हम शॉपिंग कर लेंगे और सारे मामले भी तय हो जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी हैरान रह गई थी। मुझे देखते हुए कहने लगी कि ये कब हुआ? आपने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। आपको पता है कि शादी की कितनी ढेर सारी तैयारियां करनी है और आप कतर जाने की बातें कर रहे हो। मैं उसे देखते हुए कहने लगा कि तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं कतर नहीं गया तो सब कुछ रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा और आखिरी मौके पर हमारी बेटी की शादी टूट जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि सारे समाज के सामने हमारी बेइज्जती हो जाए? मेरी पत्नी खामोश हो गई थी और मेरे बराबर में बैठते हुए कहने लगी, तो ठीक है, फिर आप जल्दी वापस आने की कोशिश करना और बीच में कुछ पैसे भेज देना, वरना मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल तो मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुझे डॉक्टर नितिन से किसी भी कीमत पर मिलना था ताकि मैं अपना इरादा पूरा कर सकूं। उन्होंने बहुत समय पहले मुझे ये ऑफ़र की थी जब मेरे हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। उस समय मैंने उनकी बात पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा था। काफ़ी देर तक मेरी पत्नी मेरे पास बैठी रही थी और फिर मैं कुछ सोचकर अपने कमरे में आ गया था। हिम्मत करके मैंने डॉक्टर नितिन को फ़ोन मिलाया तो पहले ही रिंग पर उन्होंने मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। वो कहने लगे कि आप अस्पताल आए थे, अगर मुलाकात करना चाहते थे तो मेरे क्लिनिक पर आ जाते, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने फ़ौरन कहा था कि जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी मुलाकात करनी है। मैं भी अभी वहीं पहुँच रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी घर से निकल गया था और सफ़र तय करके मैं उनके क्लिनिक पर पहुँचा तो उन्होंने देखते ही मुझे गले से लगा लिया और एकदम कहने लगे कि तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी समय के बाद तुमसे मुलाकात हो रही है, कैसे हो तुम? मैंने उनके साथ बैठते हुए कहा कि पहले की तरह ही हूँ, गरीब, मजबूर और लाचार, लेकिन इस बार मेरी परेशानी बदल गई है। वो माथे पर बल डालते हुए कहने लगे कि क्या मतलब है? धीरे धीरे मैंने उनको पूरी बात बता दी थी। वो खामोशी से मेरी बात सुनते रहे। कहने लगे, तो तुम्हारा इरादा पक्का है? तुम आखिरी मौके पर कदम पीछे तो नहीं लोगे? क्योंकि ये गैर कानूनी काम है, लेकिन इसमें पैसा बहुत आता है। तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, तुम अपने दामाद को सोने की चीज़ें भी दे सकोगे और तुम दोनों पति पत्नी भी सुकून से ज़िंदगी गुजारोगे। बताओ मैं आगे बात करूं या नहीं? मैंने कहा कि जी, आप बात कर लीजिए और हो सके तो कल ही सारे मामले पक्के कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और हाँ, आपसे गुजारिश है कि मुझे 1 महीने तक कहीं ठहरने की जगह दे दीजिए, जब तक मेरे ज़ख्म भर नहीं जाते। मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने घर नहीं जा सकता। मैंने अपनी पत्नी से बहाना बनाया है कि मैं 1 महीने के लिए कतर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर नितिन ने कहा था कि तुम जैसे पिता ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं जो औलाद के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। तुम्हें पता है ना कि इस उम्र में अगर अपनी किडनी बेच दोगे तो सारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा था, फिर सर हिलाकर कहने लगा कि जी, मुझे सब पता है। मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, लेकिन अब हालात इतने सीरियस हो चुके हैं कि मैं अब बहुत बेबस हो चुका हूँ।
मेरी सारी बातें सुनकर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अपनी किडनी अपनी मर्जी से बेच रहा हूँ। साइन करते हुए मेरे हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे, लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का खिलखिलाता हुआ चेहरा आ रहा था। मैं शादी के बाद उसे बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। हर पिता की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी खुशहाल जिंदगी गुजारे, लेकिन कहते हैं कि कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, ऐसा कहाँ मुमकिन होता है। सारी कार्यवाही पूरी करके मैं घर लौट आया था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। सारी रात बेचैनी में गुजर गई थी। अगली सुबह मैंने अपनी पत्नी और बेटी को बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। मैं दोपहर तक घर से चला जाऊँगा। मैंने अपना सामान भी बांध लिया था। मेरी पत्नी और बेटी खूब रो रही थी। बेटी तो इतना रो रही थी कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, मगर मैं बेबस था, मैं नहीं रुक सकता था। मैं अपनी पत्नी को इशारा करके घर से निकल आया था और सीधा डॉक्टर नितिन के पास आया। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। वो मुझे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ बढ़े थे ताकि वहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो सके। मैं अपनी किडनी बेचने के लिए जा रहा था, जिसे बेचकर मेरे पास रकम आने वाली थी और मैं अपनी बेटी की शादी का खर्चा आराम से कर सकता था। डॉक्टर नितिन ने मेरे लिए एक फ़्लाइट भी बुक कर लिया था जिसमें मैं 1 महीना गुजारने वाला था। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय मेरा दिल कांप रहा था। मैं भी इंसान था, डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन डर से ज़्यादा मेरे दिमाग पर मेरी बेटी सवार थी और ऐसे मौके पर मुझे अपनी बहन भी याद आ रही थी। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं अंदर चला गया था। इंजेक्शन लगने के बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। 24 घंटे के बाद जब मुझे होश आया तो मुझे अपनी दाईं साइड पर बहुत दर्द महसूस हुआ था। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो वहाँ पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब था कि मेरी किडनी निकाल ली गई है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। लगातार 4 दिन तक मैं अस्पताल में था। इसी दौरान मैंने अपनी पत्नी और बेटी से हल्की फुल्की फ़ोन पर बात कर ली थी ताकि वो लोग बेफिक्र हो जाएं। जिस समय मैं घर से निकल रहा था, मेरी बेटी ने ज़िद की थी कि वो मेरे साथ एयरपोर्ट तक जाएगी, मगर मैंने उससे बहुत आसानी से बहाना बना लिया था। वक्त गुजरता जा रहा था। इस महीने के बीच मेरी बात मेरी पत्नी से ना होने के बराबर हुई थी। कई बार मुझसे वो शिकायत भी कर चुकी थी कि आप वहाँ से कब आओगे, यहाँ आपके बिना हमारा बहुत कठिन समय गुजर रहा है। आपको नहीं पता कि हम पर क्या बीत रही है। आप तो वहाँ जाकर हमें भूल गए हो। आपको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। उसका ये अंदाज़ कभी कभी मुझे परेशान करने पर मजबूर कर देता था। मैं उससे पूछता था कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है तो मुझे बताओ ना, लेकिन वो हमेशा बात को बहाने में टाल दिया करती थी। लगभग 25 दिन गुजर गए थे। मैंने अभी तक अपनी बेटी से बात नहीं की थी। कई बार मैंने अपनी पत्नी से पूछा भी था कि दिव्यांका कैसी है, कहाँ है, उससे मेरी बात करवा दो, मगर वो हमेशा यही कह देती थी कि वो अपने कमरे में है और हर बार मेरी पत्नी की आवाज़ रोई रोई सी होती थी। ये बात मुझे काफ़ी समय से महसूस हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल मेरी खुद की तबीयत इतनी सीरियस थी कि मैंने इस बात का जिक्र बार बार करना ठीक नहीं समझा था। और फिर देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया था। मेरी तबीयत में सुधार आ गया था। अब मैं वापस अपने घर जा सकता था। डॉक्टर नितिन दोपहर के समय मेरे पास आए थे। उनके हाथ में 10 लाख रुपए कैश थे। उन्होंने आते ही पहले मेरी तबीयत पूछी थी और फिर वो पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे कि उम्मीद करता हूँ तुम अपनी बेटी की शादी खुशहाल तरीके से करोगे। मैंने तो तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम ये काम करवा लो, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर तुमने तब मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी कुर्बानी का सिला तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं खुशी खुशी वो पैसे लेकर घर की तरफ रवाना हो गया था। इस बात से बेखबर था कि घर जाकर मुझ पर कैसी कयामत टूटने वाली है। शाम के समय जब मैं घर पहुंचा, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे पर मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। उसने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर वो अपनी जगह पर दंग रह गई थी। मैंने धीरे से अंदर दाखिल होते हुए कहा कि तुम कब आई? उसने जवाब दिया कि जीजा जी आपके जाने के कुछ दिन बाद ही आ गई थी। मेरी पहली आवाज़ मेरी बेटी के लिए थी, लेकिन अचानक मेरी पत्नी सामने वाले कमरे से बाहर निकली थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे का रंग सांवला पड़ चुका था। उसकी हालत बहुत उजड़ी हुई लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मेरा दिल ढल गया था। मेरी पत्नी भले ही मेरे साथ गरीबी की ज़िंदगी गुजारती थी, लेकिन मैंने हमेशा उसे खुश रखा था। वो मुझे देखते ही भागकर मेरे पास आई थी और मेरे सीने से लगकर रो पड़ी थी। मुझे उसका रोना समझ में नहीं आया था। शायद मेरी जुदाई की वजह से वो इतनी ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन जो बात उसने मुझे रोते हुए बताई थी
वो सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गया था। मेरा शरीर जैसे हरकत करने काबिल नहीं रहा था। मेरी पत्नी का कहना था कि आपके जाने के कुछ दिनों के बाद ही हमारी बेटी सामान लेकर आधी रात के समय घर से भाग गई, एक लड़के के साथ जिससे वो प्यार करती थी। मैंने उसे बहुत तलाश किया, यहाँ तक कि पुलिस में भी कंप्लेंट करवा दी थी, मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। ऐसी बातें मोहल्ले वाले कर रहे थे कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, उसका पहले ही एक लड़के के साथ चक्कर था, मगर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। 15 दिन बाद जब उसका लेटर आया तो उसने उसमें लिखा हुआ था कि मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे तलाश मत करना, मैं पीछे गली में रहने वाले राजू के साथ भाग गई हूँ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और मैंने उसके साथ शादी भी कर ली है। पिताजी जब वापस आ जाएं तो उनको भी इस बारे में बता देना, क्योंकि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द नहीं बल्कि मेरे दिल पर लगने वाले खंजर थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने मेरे दिल पर गहरा जख्म कर दिया हो। उस समय मैंने बड़ी मजबूती से अपने आप को थाम लिया था। मैंने अपनी पत्नी को भी संभाला था और उसे सीने से लगाकर सुकून से रहने के लिए कहा था। फिलहाल मैं अपनी किडनी के बारे में किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि ये बात छुपी नहीं रह सकेगी और ऐसा ही हुआ था। ठीक 1 हफ्ते के बाद मेरी पत्नी को पता चल गया था और उस दिन उसने अपनी बेटी को भगवान के सामने बैठकर ढेर सारी बद्दुआएं दी थीं। मैं अपनी पत्नी को रोक रहा था, लेकिन शायद उसका दिल अब भर गया था। मेरा दिल भी बहुत उदास था। मुझे अपनी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जिस बेटी के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो अपने माता पिता की इज्जत के बारे में सोचे समझे घर से भाग गई थी, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी इकलौती बेटी को बद्दुआ दे सकता। फिलहाल मैंने वो पैसे अपने कारोबार में लगाने शुरू कर दिए थे। एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली थी। ये पैसे इस काम के लिए बहुत कम थे, मगर मैंने थोड़े से ही शुरुआत की थी। ऊपर वाले ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था कि कुछ ही दिनों में मैं लाखों में खेलने लगा था। जिस दिन मेरी बेटी की शादी का दिन आया, उस दिन हमारी बहुत बदनामी हुई थी। मोहल्ले के सारे लोग हम पर थू थू कर रहे थे। ऊपर वाले को शायद मेरा सब्र पसंद आ गया था। उसने मेरा कारोबार तो ठीक कर दिया था, मगर उसने मुझे झुकने नहीं दिया था। कुछ ही दिनों बाद बदनामी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि हर तरफ से मुझे बदनामी ही मिल रही थी। एक तो मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई थी। पूरा मोहल्ला ये बात जानता था कि उसकी शादी होने वाली है, और फिर उसके भागने वाली बात भी सबको पता चल गई। हर कोई मुझे देखकर ताने दिया करता था कि देखो, भगोड़ी बेटी का पिता जा रहा है, ऐसे पिता को बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। अब देखो नतीजा भुगत रहा है। ये शब्द मुझे बहुत बुरे लगते थे। मैं उनको बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया करता था, इसलिए मैंने इस घर को बेचकर एक बेहतरीन घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों में मेरी इतनी तरक्की हो गई थी कि मैंने इसी घर को एक बंगले की शक्ल दे दी थी। लेकिन आज बरसों के बाद किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक देकर भीख मांगी थी, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी खड़ी हुई थी, भिखारन के रूप में। उसकी उजड़ी हुई हालत भी, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। उसकी शक्ल देखकर थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत गुस्सा आया था, मगर उसकी गोद में जो बच्चा था वो बिल्कुल मासूम था। वो पागलों की तरह मुझसे भीख मांग रही थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो उसने सर उठाया था और फिर रोते हुए मुझसे लिपट गई थी। मैं अब होश में लौट आया था। कमरे के दरवाजे से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरी पत्नी थी। वो भी दरवाजे पर खड़ी हुई मेरी बेटी को देख चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी बेटी दरवाजे के पार खड़ी हुई थी। मेरी पत्नी करीब आ गई और मुझे देखते हुए कहने लगी कि क्या हो गया है आपको? आपने दरवाज़ा ही अपनी बेटी के मुंह पर बंद कर दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। और फिर जो बात मेरी पत्नी ने मुझे बताई, वो सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरा पूरा शरीर खामोश हो गया। मेरे जिंदा होने का आखिरी मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही थी, मगर उसने गलती की थी तो क्या मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता था? जब मैं अपनी बेटी को महफूज ही नहीं कर सका। चंद लम्हे बाद मेरी बेटी कमरे में दाखिल हो गई थी और मेरे कदमों में बैठते हुए फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि पिताजी, मैं बहुत मजबूर थी, मैं क्या करती? आप लोगों ने मेरी मर्जी जाने बिना ही मेरी शादी तय कर दी थी। वो लोग लालची लोग थे, मैं उनके लालच से थक गई थी और फिर मैं पीछे गली में रहने वाले लड़के के साथ भाग गई। हालांकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उसके साथ मेरी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। वहीं से हम लोगों ने बात करनी शुरू की थी। वो मुझे घर से भगा ले गया। वो मुझे बहुत दूर ले गया था।
उसने वहाँ जाने के बाद मेरा फ़ायदा उठाया था और मुझे शादी का झांसा देकर उसने मुझे कोठे पर बेच दिया था। वहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो गई थी। मैं बहुत रोती थी, बिलखती थी, लेकिन कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से अपने कदम बाहर निकाले थे और मैं भाग गई थी, लेकिन जानती ही नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कुछ समय मैंने सड़कों पर ही इधर उधर टहलते हुए गुजार दिया था और फिर मेरा वास्ता एक शरीफ आदमी से हो गया था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें इंसानियत थी। उसने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दे दी थी। अपने परिवार के साथ उसने मुझे रहने के लिए अनुमति दी, मेरा ख्याल रखा जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ गया। मुझे अपने घर में रखा और फिर जब ये पैदा हो गया तो मुझे भीख मांगने के लिए बाहर भेज दिया। इतना कहते ही मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया था, जबकि मैं अपना दिल थाम चुका था। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मतलब वो ख़त, वो बातें सब झूठ थी। मेरी बेटी ने उस लड़की से सिर्फ दोस्ती की थी, मगर वो अपने पिता की मजबूरी देखते हुए घर से भाग गई। उसे लगा कि शायद उसके साथ शादी करने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो कुछ दिनों के बाद मेरे पास वापस आ जाएगी, हम लोगों से माफ़ी मांग लेगी और उसकी शादी भी कम खर्च में निपट जाएगी। मेरी बेटी भागी नहीं थी। वो लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसे फंसाया गया था और मैं इतनी आसानी से अब किसी को माफ़ नहीं कर सकता था। ऊपर वाला जानता था कि कितने समय के बाद मुझे इज्जत मिली थी। मैं अब कुछ भी कर सकता था। मैंने उस लड़की की सारी डिटेल निकलवाई, पुलिस में उसके नाम कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसको अरेस्ट करवाया था। और जो बच्चा मेरी बेटी के पास था, मैं उसे कबूल नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैंने उसको भी सीने से लगा लिया था और एक अच्छे लड़के का रिश्ता भी तलाश किया था। हाँ, उन लोगों को बहुत एतराज़ थे, मगर कहते हैं ना कि जब पूरी दुनिया बुरी हो और सिर्फ एक अच्छा इंसान हो तो एक अच्छा इंसान ज़रूरी होता है। मेरी बेटी के ससुराल में कोई भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसका पति बहुत अच्छा था। मैंने अपनी बेटी को अपने पास ही रख लिया था। उसके पति को भी हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो अपने माता पिता के पास भी जाता था और अपनी पत्नी के साथ भी रहता था। मैं आज भी अपनी बेटी की शक्ल देखता हूँ तो मुझे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। ये सच है कि मैंने अपनी किडनी अपनी बेटी की खातिर बेची थी, लेकिन मेरी बेटी ने भी कम कुर्बानियाँ नहीं दी थीं। ऊपर वाला आजमाइश उन लोगों पर डालता है जो बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं। अब मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी भी सुकून से मेरे घर में रहती है और मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसे शायद मैं कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।